तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। फिर मैं धमाकेदार वीडियो लेकर आ गया आप लोगों को क्लास 10th का। अब जैसा कि दोस्तों, अब मैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा। कल मैंने जियोग्राफी का पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरह से कवर कर दिया। आज भी वो वीडियो अपलोड होगी दूसरा चैप्टर का। लेकिन अब मैं बात करूंगा क्या पहले साइंस का। ठीक है, साइंस का देखिए पहला चैप्टर क्या है हमारा, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में पूरा खत्म। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन इस वीडियो में पूरा खत्म। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, अति लघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो, विथ सॉल्यूशन के साथ में कराने वाला हूं। और इसके न्यूमेरिकल भी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप 2021 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, आप हमारे पे एक बार विश्वास कीजिए। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा 100% की दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2021 बोर्ड एग्जाम में सीधे लड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पेपर दे के आइएगा तो फिर आपको रिस्पांस खुद मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं बहुत रात भर लिखा हूँ। तो प्लीज़ 200 लाइक, जो भी मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लाइक कीजिए। और देखिए व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि लड़के एक्टिव है ही नहीं पढ़ने के लिए। तब एक महीने आएगा तो एक महीने में कैसे आप कवर कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मेरी वीडियो 2-3 अपलोड हो रही हैं, पूरी वीडियोस को आप देखिए। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिए। बस इतना ही काम कीजिए, आप टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, 85-90% आ जाएगा क्योंकि मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ कि जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, बहुत काफ़ी मतलब बहुत सालों का अनुभव भी रहा है कि कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल हमारे बच्चे अच्छे स्कोर लाते हैं, चाहे मैं ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाता हूँ तब भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकाश के देखिए आप जितना न्यूमेरिकल है मैं इस वीडियो के लास्ट में लेके चला गया हूँ। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सारे प्रश्न। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में आपको मिलेगा, सारे न्यूमेरिकल मिलेगा, एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से किस ढंग से पूछता है। तो स्टूडेंट देखिए पूछेगा, पहला प्रश्न आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको भी साथ ही साथ आंसर बताते चलना है। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तुरंत उड़ाइए। शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट तुरंत आप बताइए कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो तुरंत आप बता देंगे कितनी होती है, अनंत होती है। बात खत्म। ये तो तुरंत आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा आप लोगों को। ठीक है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, बहुत बार मैं बता भी मैं चुका हूँ इन क्वेश्चनों को। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। चलिए स्टूडेंट बताइए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की 0। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। समझ रहे हैं, जितना समतल दर्पण की आपकी दूरी रहेगी उतना प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही सेम दूरी पे बनेगी। तो 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखिए तो 10 सेंटीमीटर पर बनेगा प्रतिबिंब, बात खत्म। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्टूडेंट 1% आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम में बैठिएगा यही क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तुरंत करके चले आएंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए स्टूडेंट के अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है आपसे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। चलिए बताइए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा एक, एक से कम, एक से अधिक कि अनंत। चलिए स्टूडेंट बताइए, तुरंत बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक। क्या होता है, एक होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध है। चलिए बताइए एफ और आर के बीच क्या संबंध है। एफ बराबर आर, एफ बराबर 1/r, 2 एफ बराबर आर की एफ बराबर 2r। चलिए स्टूडेंट तुरंत बताइए, ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत को आप करना चाहिए क्योंकि पढ़े हुए हैं, तुरंत कर देंगे आप लोग। चलिए बताइए स्टूडेंट, तो आप जाहिर से जानते भी हैं कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। तो यह बराबर 2r, यह बराबर 2r। यहाँ से आर निकालेंगे तो यह बाई आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, अरे यह बराबर 2r कैसे होगा, यह बराबर, तो यहाँ से आर निकल जाएगा, सी न होगा क्योंकि ऑप्शन सी होगा, सॉरी गाइज ऑप्शन सी होगा क्योंकि 2 यह बराबर आर होता है, तभी ना एफ निकालते हैं तो r/2 होता है। तो ठीक है, यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहा
ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पांचवा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है स्टूडेंट, चलिए धुआं उड़ा दीजिए। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो मैं पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैसा आप लोग जानते भी है कि वह दर्पण कौन सा है कि जिसके दर्पण के सामने रखूंगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा मेरा, वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो स्टूडेंट वो है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया। क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। कह रहा है कि अवतल द्वारा ना किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। ऑप्शन ए दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन बी दर्पण के फोकस दूरी एफ पर, और ऑप्शन सी दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, और ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। चलिए स्टूडेंट चारों ऑप्शन में से आप बताइए स्टूडेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अगर सीधा प्रतिबिंब या बड़ा प्रतिबिंब आप देखना चाहते हैं तो उसे रखना पड़ेगा दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में ही रखना पड़ेगा। तो यह कंडीशन फॉलो होगी स्टूडेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपके सीधे 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और तुरंत आप क्वेश्चन को कर डालेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर छठा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है स्टूडेंट, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। कह रहा है कि आप दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े क्यों ना हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। समझ रहे हैं, तो वो दर्पण कौन सा होगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल कि समतल तथा उत्तल दोनों। चलिए स्टूडेंट आप बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण ऐसे दोनों ऐसे दर्पण है कि आप चाहे वस्तु दर्पण से कितनी ही दूरी पर क्यों ना आप खड़े हो तो आपका सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। वो कंडीशन दोनों में फॉलो होती है, समतल दर्पण में भी होती है, उत्तल दर्पण में भी होती है स्टूडेंट। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत 1% आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर सातवें में स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। ऑप्शन ए स्टूडेंट कह रहा है कि दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा, और ऑप्शन बी कह रहा है कि दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा, और ऑप्शन सी कह रहा है कि दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, और ऑप्शन डी कह रहा है स्टूडेंट कि दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा, यहाँ यह फोकस है। देखिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बार और मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग आंसर चूज कीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। और क्वेश्चन यह कह रहा है आपसे कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का हो। स्टूडेंट चलिए बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर होता है स्टूडेंट, तो वह होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कहाँ होता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट वो होता है कहाँ कि दर्पण के पीछे। कहाँ होता है, पहले बात दर्पण के पीछे अब P एवं F के बीच होता है, और स्टूडेंट आभासी एवं क्या होता है, सीधा होता है। स्टूडेंट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है, 2021 बोर्ड एग्जाम में जरूर मुलाकात होगी, तो तुरंत इसको तुरंत उड़ा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। याद है तो उड़ाएंगे, नहीं तो क्या उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे
कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। ऑप्शन ए परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, ऑप्शन बी परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, और ऑप्शन सी परावर्तक के फोकस एवं वक्रता के बीच, और ऑप्शन डी परावर्तक के वक्रता के केंद्र पर। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या होगा कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में जो बल्ब लगा होता है वो परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच लगा होता है। स्टूडेंट ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट मजा आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 देख के। उस सब बोर्ड एग्जाम में तो मुलाकात होगी तो फिर मजा आ जाएगा, कहिएगा क्या था कहाँ से पढ़ाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, चलिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। अरे मारिए तुरंत इसको, सही आंसर तुरंत कीजिए आप लोग। मिट्टी। मिट्टी से लेंस बनाया जा सकता है, बताइए। लेंस मिट्टी से बनेगा, जल से बना, कांच से, प्लास्टिक से, मिट्टी से आपको प्रतिबिंब लौकेगा, दिखेगा उधर। जल में भी देख पाएंगे आप, कांच में भी देख पाएंगे, प्लास्टिक में भी देख पाएंगे, मिट्टी में देख पाएंगे। आपकी कोई भी यहाँ पे मिट्टी लगा देंगे तो बाहर की वस्तु दिखाई देगी, कभी नहीं। हटाइए इसको तुरंत, मारिए ऑप्शन डी इसको, डी तुरंत हटाइए। इस तुरंत ही तो याद ही है, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को कहाँ रखेंगे भैया। ऑप्शन ए लेंस के फोकस पर, ऑप्शन बी लेंस 2f की दूरी पर, ऑप्शन सी लेंस से f तथा 2f के बीच, और ऑप्शन डी 2f तथा अनंत के बीच। चलिए स्टूडेंट आप इसका सही आंसर हमको बताइए कि कहाँ रखना पड़ेगा। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग चूज कर लीजिए। मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को रख देंगे, कहाँ रख देंगे भैया, तो लेंस से f तथा 2f के बीच रख देंगे। बस कंडीशन फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कोई दिक्कत, 1% दिक्कत है ही नहीं कि बताएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं, और ये बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रकाश एवं परावर्तन तथा अपवर्तन से ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय का बाहर आ जाएगा तो हमसे कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अगर एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आभासी, उल्टा व छोटा, ऑप्शन बी आभासी, सीधा व बड़ा, और ऑप्शन सी आभासी, सीधा व छोटा, और ऑप्शन डी आभासी, उल्टा व बड़ा। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व क्या बनता है स्टूडेंट, छोटा बनता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 1% दिक्कत नहीं। वो विकल्पीय के मैंने 12 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, आपको तुरंत याद हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी विथ सोल्यूशन के साथ। चलिए वीडियो कैसी लग रही है, लाइक कीजिए। 200 लाइक का टारगेट रखा हूं ना, इसको तुरंत पूरा करवाइए, समझ रहे हैं। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लाइक नहीं करेंगे। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर लिख देंगे बहुत अच्छे ढंग से कि अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। बात खत्म। बताइए इसमें कोई टेक्निक दिमाग लगाने वाली बात है, कुछ नहीं दिमाग लगाने वाली बात। हम तुरंत जान ही गए हैं कि अवतल दर्पण से जो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है भैया वो सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा, और उत्तल दर्पण से जो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होगा उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। बात खत्म। अभी तुरंत याद ना हो गया कि इसको सोचे समझेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अच्छा भैया चलिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा। अब लो तो इसका देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है।
तो ये तो जानते हैं आप लोग कि उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है वो सदैव धनात्मक होती है और 1 से कम होती है, तो उतना पई बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना बन सकता है? 10 सेंटीमीटर बनेगा। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, तुरंत आप लिख के उड़ा दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं। पहला और दूसरा आपने अच्छे ढंग से लिख लीजिए, ठीक है। मौका आप नहीं मिलेगा इतना बेहतर पढ़ाने का, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है स्टूडेंट आपसे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध को सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, समझ रहे हैं, और वह वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ की दुगनी होती है, इसलिए आर बराबर 2f। यहाँ से एफ निकालेंगे तो r/2। विकल्प में मुलाकात हुआ था, याद आ गया कि नहीं कुछ आप लोगों के दिमाग में? तो ये सब पढ़े रहेंगे तो कुछ याद ना रहेगा कि वो बचेगा कोई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है आपसे, और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए। चलिए तो हम लोग जानते ही हैं, तो लिख लें उत्तर। अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में निम्न संबंध होता है। क्या? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b होता है। थोड़ा दर्शा भी दें कि जहाँ यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, अभी क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और एफ क्या होता है, दर्पण से फोकस दूरी होती है। बात खत्म। कितना अच्छा समय लिखा है, बस इसी तरह आपको लिखना है। नंबर कौन नहीं देगा? छीन लेंगे नंबर हम लोग एग्जामिनर के हाथों से कि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कह रहा है? चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी उड़ाते हैं। देखिए कितना जल्द कह रहा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर, सड़कों पे जब देखते हैं सड़क पे कोई लैंप लगा होता है, तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। हमको बताना है कि सड़कों पे जो लैंप लगा होता है उसके ऊपर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और एक और इसका उपयोग लिखना है। चलिए देखिए, तो सड़कों पर लगे लैंपों पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। बताइए हो तो गया। अब हम लोग मालूम चल गया जो खंभा है उसके ऊपर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उसका एक प्रयोग का और कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जो साइड मिरर लगा होता है। समझ रहे हैं? बात खत्म। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए क्या कह रहा है आपसे, चलिए देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर छठवां स्टूडेंट ये आपसे कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। चलिए तो इसको उड़ाते हैं इसको। तो लिखेंगे उत्तर में कि आपतन कोण कीजिए साइन आई व अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ माध्यम पहला है, माध्यम दूसरा है, वायु व काच है। ये जो यहाँ से आ रही है साइन आई आपतन कोण, यह क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए इतना लिखने के बाद कुछ और लिखना ना पड़ेगा आप लोगों का। क्या लिखेंगे? अर्थात पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक हो गया। या इस नियम को स्नेल नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि स्नेल का नियम लिखिए, तब भी आप यही लिखेंगे। अगर प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम पूछेगा तो वही चीज़ है। तो स्नेल का नियम इसी को कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट क्लियर ना? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए क्या पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सातवां को उड़ाते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इस बार आएगा तो उड़ाइएगा तुरंत आप लोग। प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रत्येक लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिनमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती है। वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बात खत्म। कितना अच्छे वर्डों में लिखा है, तुरंत याद ना करेंगे इसको? याद हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है भैया, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां के लिए क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर आठवां ये आपसे कह रहा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों? मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक दे दिया भैया, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक दे दिया है, जल का अपवर्तनांक का दे दिया है, और पूछ रहा है कि इसमें प्रकाश की चाल सबसे तीव्र किस में होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले उत्तर में लिखेंगे दिया है
मिट्टी के तेल का अपर्तनाक 1.44, तारपीन के तेल का अपर्तनाक 1.47, जल का अपर्तनाक 1.33। लेकिन आई कंडीशन याद रहेगा तो उड़ा देंगे क्या कि जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है अर्थात जिनका अपर्तनाक सबसे कम है उस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। उपरोक्त तीनों माध्यम में जल का जो अपर्तनांक है वो सबसे क्या है, कम है। अतः इनमें से जल ही ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। ये भैया जल का अपर्तनांक सबसे कम है 1.33। यही चीज तो लिखा है कि जिसका अपर्तनांक सबसे कम होगी प्रकाश की चाल उसमें सबसे तेज होगी। तो जल का अपर्तनांक सबसे कम है तो प्रकाश की चाल सबसे तेज इसी में होगी। बात खत्म। बताइए कोई दिक्कत? 1% दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 8वें में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को उड़ाइए। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से किरणें आ रही हैं, फिर यहाँ पे टकरा के फिर पुनः समांतर हो रही है। ये किरणें सीधे जाके समांतर चली गई, ये किरणें फिर यहाँ टकरा गए, फिर रिफ्लेक्शन होके फिर इस लेंस से समांतर हो गई। ठीक है, यही चीज हमको चित्र द्वारा दर्शाना था। तो चित्र द्वारा लेंस पहला है, लेंस दूसरा है। ठीक है, और कुछ लिखना भी है तो लिखेंगे ना कि यदि दोनों लेंसों के मध्य दूरी 2f होगी तो प्रथम लेंस प्रतिबिंब फोकस बिंदु I पर बनेगा। यह प्रतिबिंब लेंस दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इससे आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ रहे हैं? यह जो पहला लेंस है यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अब प्रकाश की किरणें यहाँ से अपवर्तन के पश्चात लेंस दूसरे पे जा रही हैं, फिर वहाँ से समांतर हो जा रही हैं। यही तो चीज़ लिखा है, और क्या लिखा है? कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 9 को उड़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, अरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कि एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को तुरंत नोट कीजिए और देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, कहाँ पे भैया? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है तथा वास्तविक बनता है और उल्टा वह वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, एक चीज देखिए, चित्र थोड़ा गड़बड़ाया है। यह जो प्रतिबिंब, इसको सही से स्केल द्वारा बनाएंगे तो यह इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ यह नहीं, यहाँ पे बनेगा। समझ रहे हैं? ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो स्केल द्वारा जब आप लंगड़ा प्रकार से अच्छे ढंग से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि वस्तु को रखना कहाँ है हमको। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, ये बात फॉलो रखिए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है तथा वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, यह प्रश्न को भैया लिख कर याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 कंप्लीट। इससे 12 अगर आ गया भैया, हाँ मैं ना कमेंट कीजिए, लेकिन इसके अंदर आइबे करेगा तो उड़ाइएगा तुरंत। ये नहीं कि भैया हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़िए चुपचाप। ठीक है, चलिए 2 महीना पेपर है और क्या कर रहे हैं आप लोग, घूमना उमना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्यों अब हम पढ़ेंगे क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। जो लघु उत्तरीय प्रश्न में बताऊंगा उसको लिख के उत्तर उसका लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने विद्या क्वेश्चन से और ईमानदारी से नहीं तो गड़बड़ाएगा, फिर हमको मत कहिएगा। ठीक है, ईमानदारी से आपको इन क्वेश्चनों का आंसर लिख कर याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला पढ़ने में जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, थोड़ा इसको डिजाइनर बना दूं क्या हल्का सा, कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति
तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद करना है। अभी न्यूमेरिकल बाकी है स्टूडेंट लास्ट में, ठीक है, पूरा वीडियो को देखना है, न्यूमेरिकल में मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को थोड़ा मैं रंग दूं, देखिए इतना बहुत है। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि किसी माध्यम में डूबे कांच की आयताकार स्लेब पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपने स्वयं के समांतर निर्गत क्यों होती है, आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। किसी माध्यम में डूबे कांच की आयताकार स्लेब पर जो आपतित कोई प्रकाश की किरण अपने स्वयं के समांतर निर्गत क्यों होती है, आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इससे लघुत्तरीय प्रश्न आया नहीं वाला है बहुत तेज, ठीक है, इसको तैयार कर लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं, हाईलाइट कर दूं थोड़ा, चलिए देखिए इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम को समझाइए। ये भी आता है लघुत्तरी में, आता है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम को समझाइए, तो आप इसको एकदम रट्टा मार लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको नोट करके ईमानदारी से, मैं आगे ही बता दिया हूँ ईमानदारी से, बाद में हमको दोस्त मत ठहराइएगा कि आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया और ये नहीं आया था, आपको पूरा नोट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर पाँचवा स्टूडेंट आपसे ये बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवें का और क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्लियर है तो इस स्लिप को फेंकूं और क्वेश्चन नंबर छठवें पर लेके आ गया। और क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है आपसे स्टूडेंट कि अपवर्तन के नियम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि अपवर्तन के नियम लिखिए, इन्हें किरण आरेख की सहायता से उस स्थिति में स्पष्ट कीजिए जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच के आयताकार स्लेब से गुजरती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इस प्रश्न को आपको लिख कर याद कर एग्जाम में जाना है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां हो गया। क्वेश्चन नंबर सातवां, साथ ही मैं बताया हूँ, साथ ही बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न साथ ही बताऊंगा, इसमें से आएगा, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन एनसीईआरटी का है, बच के रहिएगा। किसी पेंसिल को जब जल से भरे गिलास में डुबोते हैं तो वह वायु तथा जल के अंतरापृष्ठ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यदि इस पेंसिल को जल के स्थान पर केरोसिन अथवा तारपीन के तेल में डुबोए तो क्या यह इनमें भी इतनी मुड़ी हुई प्रतीत होंगी। अपने उत्तर की व्याख्या कारण सहित समझाइए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट विद्या क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है, आपके बुक में भी मिल जाएगा, इसको ढूंढ कर लिख लीजिएगा। इतना तो काम कर सकते हैं ना, क्या मैं इसका भी लिखूँ आंसर 2 पेज में, आए कितना मेहनत करूँ बताइए आप लोग के लिए। हो सकेगा तो कमेंट कीजिएगा, बता ही देंगे भैया, आपके लिए खड़े हैं तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न ये चीज दिखाई दे रहा है, स्लिप है, लघु उत्तरीय वाला काम खत्म, लघु उत्तरीय का काम खत्म। अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे, दीर्घ उत्तरीय पे। इसको थोड़ा साइड कर दूं, चलिए साइड कर दिया, स्लिप को लेकर आऊँ लघु उत्तरीय का। लघु उत्तरीय का मात्र 2 ही प्रश्नों में आपको बताऊंगा, उसी में काम ही बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए थोड़ा रंग दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना, उदास लग रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, 2 ही प्रश्न याद करना है दीर्घ उत्तरीय का। अवतल दर्पण के सम्मुख, ऐसा जान रहे हैं क्या होता है, 30% कम हो गया सिलेबस, ठीक है, तो कुछ पॉइंटों का हटाया भी गया, ठीक है। अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति के किरण आरेखों को दर्शाइए। अवतल दर्पण से जितने कंडीशन बनते हैं सभी को इसमें लिखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि उत्तल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में,
देखिए एक ये तो अवतल लेंस के लिए कंडीशन हो गया, यह उत्तल लेंस की कंडीशन है कि उत्तल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के लेंस द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति, किरण आरेख दर्शाइए। तो अवतल द्वारा कितने कंडीशन में बनते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, उसको, और अवतल दर्पण द्वारा कितने कंडीशन बनते हैं, ये दोनों आना ही चाहिए आप लोगों को किसी कीमत पे। फिर एक भी क्वेश्चन बच जाएगा तो हमसे आप कहिएगा। अब तो मजा आएगा किस में। अब यहाँ पे कंप्लीट भैया आपका मैंने बहुविकल्पीय क्लियर, अति लघु उत्तरीय क्लियर, लघु उत्तरीय क्लियर, दीर्घ उत्तरीय क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के नोमेरिकल में। अब मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें भी मजा कम आया है क्या, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो का 200 लाइक भैया, 200 लाइक कुछ नहीं आप लोग के आगे, ठीक है। 200 लाइक तुरंत पहुंचाइए। शेयर तो इतना कर दीजिए कि मोबाइल हैंग हो जाएगा आपका, ठीक है। शेयर ज़्यादा कीजिए। अब चलिए अब नोमेरिकल हम देखेंगे। अब नोमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नोमेरिकल पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। क्या पूछा हमसे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो चलिए मैं उत्तर में आपको लिखता हूँ। यहाँ पे आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ कितनी होती है, तो अनंत होती है, ठीक है, अनंत होती है। सभी में लिखकर क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। पहला क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। बहुविकल्प में पूछेगा, आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़े। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपके बहुविकल्प में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने, कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने कोई, देखिए मान लीजिए कोई ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से कितनी दूरी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु को क्या कर दिया जाएगा, रखा गया है। तो कह रहा है कि तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तभी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, ठीक है, वो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी उतनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तो अब आप ही बताइए कि जब ये कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब भी 10 ही सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, क्योंकि बराबर होता है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ पे रखा गया होता है और जहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जहाँ जितने सेंटीमीटर पे वस्तु रखी रहेगी उतने ही सेंटीमीटर पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो जाहिर सी बात है कि 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, बात सिंपल खत्म, ठीक है। तो उत्तर क्या देंगे, 10 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इस वाले प्रश्न में आप लोगों को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए देखिए कि प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी वो विकल्पीय का प्रश्न है, ठीक है। पूछ रहा है हमसे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की आवर्धन होता है, ठीक है। कह रहा है बताइए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि समतल दर्पण से जो समतल, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक है, बात को समझिए। समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा व्यू होता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जो जो यू होता है वो दोनों बराबर होता है। जब ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होने लगे तो उस समय जो हमारा यह आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, एक हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक होता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो आप क्या उत्तर देंगे, एक, ठीक है। आवर्धन कितना होता है, एक होता है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस बहुविकल्पीय में आपको ऑप्शन देगा। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार प्रश्न में पूछा जाता है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है, ठीक है। हमसे इसका संबंध पूछ रहा है, वो विकल्प में प्रश्न पूछा जाता है। मैं सभी प्रश्न कराऊंगा, आप बस बेफिक्र रहिए, जितने भी क्वेश्चन कराऊँ सब इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो एक बात बता दूंगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि दर्पण की फोकस दूरी, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे लिखिए। दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब जो स्मॉल एफ होता है वो r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू में निकालूँ तो कितना हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, तब ये 2 को गुणा f में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2f, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ए रहेगा तो आप इसको मार दीजिएगा, या तो ऑप्शन में ए रहेगा तो आप इसको मार दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यह बराबर r/2, तो यहाँ से आप r आराम से निकाल सकते हैं 2f। अगर वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो फोकस का दुगना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। और फोकस दूरी निकालना पड़ेगा तो वक्रता का आधी करेंगे तो निकल जाएगा आपका फोकस दूरी। तो वेरी सिंपल है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप मार सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऑप्शन आपका यही दिया रहता है, ठीक है, बहुविकल्पीय में। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल का, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसी पे बेस पे क्वेश्चन आ गया, जिस प्रकार पूछता है। देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो एफ की वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है, ये एकदम याद कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण में एफ की वैल्यू धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो हमको दे ही दिया है। अब पूछा है कि दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू पूछा है। मैंने अभी बताया था कैपिटल आर की वैल्यू क्या होता है, 2f, ठीक है, 2f। कैपिटल आर बराबर क्या होता है, 2f। आप फोकस दूरी दुगुना कर दिए तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 2, और गुणे एफ का वैल्यू कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ आर बराबर कितना निकल जाएगा, 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुविकल्पीय का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये परसेंट आपको दिक्कत नहीं हो, बस ये याद होना चाहिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपका धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और आगे प्रश्न बहुत बड़े बड़े आएंगे, सारे क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ, आप बस धैर्य बना के रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर आपको दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। और कह रहा है इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है, कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी, मैंने अभी बताया था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक और धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब आप देखिए अभी मैं क्या बताऊँ, इसका कह रहा है कि फोकस दूरी, अब फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2, यही तो होता है। तब जब यहाँ से आप एफ निकाल रहे हैं तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर कितना दिया है आपका 20/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब यह याद होना चाहिए बात आपको, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में होगा यह, ठीक है। तो यह बराबर -10 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन में आपको 10 सेंटीमीटर भी दिया रहेगा तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मारना है, -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इतना आप ध्यान में रखिए बात को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, वो विकल्पीय के प्रश्न हैं सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, ठीक है। करक वस्तु को कहाँ पे रखें कि वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि दर्पण के, देखिए कहाँ पे रखा जाता है, तो दर्पण के ध्रुव, और दर्पण के ध्रुव हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु को एफ बोलते हैं, जानते हैं कि नहीं आप लोग, फोकस बिंदु एफ के बीच में, ठीक है, जब अवतल दर्पण बीच में, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना पड़ता है, तो दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे, तब यह कंडीशन फॉलो होती है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम रट्टा मार लीजिए कि ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे तो भाई बड़ा प्रतिबिंब और एक सीधा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कह रहा है यह कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, कि ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल, ठीक है। चलिए आप हमें बताइए कि किसी दर्पण की आप कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों नहीं हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आप अपना आंसर चूज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ
होगा तो वो दर्पण होगा आपका ऑप्शन डी, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों होगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण भी आपका सीधा प्रतिबिंब होता है, चाहे आप जितनी दूरी पर खड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं दिया होता, ठीक है, तो कोई ना कोई बस सिर्फ समतल दर्पण दिया होता या तो उत्तल दर्पण दिया होता, दोनों नहीं दिया होता। ठीक है, तो आप इन दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों में ही क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, चाहे आप वस्तु से कितनी भी मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर क्यों ना खड़ा हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कि जो टार्चों होते हैं और सर्च लाइटें होती हैं तथा वाहनों होती हैं, उसमें हेडलाइट जो बल्ब होता है, हेडलाइटों में जो बल्ब होता है वो कहाँ लगा होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ कहाँ लगा रहता है। तो वो लगा होता है आपका परावर्तक के फोकस, जो परावर्तक के फोकस होंगे, जहाँ से परावर्तक फोकस होता है, फोकस के अत्यधिक निकट लगे होते हैं, अत्यधिक निकट। ठीक है, अत्यधिक निकट लगे होते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर आपको याद होना चाहिए कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, तब परावर्तक के फोकस के कहाँ पे अत्यधिक निकट लगे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही सही आंसर होगा। बहुविकल्पीय का प्रश्न है यह सब। अभी मैं अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी कराऊंगा, आप बस धैर्य बनाए, क्योंकि इस वीडियो में सारा मैं समाप्त कर दूंगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 और बढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, जो कि बेहद अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, कोई मान लीजिए एक माध्यम है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे हवा है। अगर यहाँ से दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पे, जो ये सीमा पृष्ठ है, इस पे प्रकाश क्या होता है, लंबवत आपतित होता है, यहाँ से सीधे आता है। ठीक है, लंबवत आपतित होता है, तो कह रहा है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन का कोण कितना होगा। ठीक है, तो एक बात बता दूं कि अगर कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं, अगर वो लंबवत आती हैं तो बिना विचलन होते हुए क्या होती है, वो सीधे निकल जाती हैं, और जब सीधे निकल जाती है तो वहाँ पे अपवर्तन कोण क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये बहुविकल्पीय में आएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक 0 डिग्री देखने को आपको मिलेगा, उसी को आपको टिक करना है। अदर ये नहीं कि लंबवत और 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण नहीं बनाता है, क्योंकि जब लंबवत आता है तो अपवर्तन कोण क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री बनता है, क्योंकि वो सीधे निकल जाता है बिना विचलन होते हुए। ठीक है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो चुका होगा प्रश्न का उत्तर, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और उसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, बेहद ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और यह क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। देखिए, माध्यम ए से माध्यम बी में प्रकाश किरण को गमन करते दिखाया गया है, और कह रहा है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक बताना है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तुरंत ये क्वेश्चन लग जाएगा। सबसे पहले आपतित कोण देखिए, इसमें दिया है क्या, आपतित कोण। ठीक है, आपतित कोण। ठीक है, आपतित कोण जैसा कि जानते हैं आप लोग के आपतित कोण क्या कहते हैं, तो आपतित कोण को हम लोग स्मॉल आई कहते हैं, जो यहाँ से प्रकाश किरणें जा रहे हैं, जो ठीक है, प्रकाश किरणें जिधर जाती हैं वो आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण यहाँ से जा रही है, कितना अंश का बना रहा है, 60 अंश का। ठीक है, तो आई बराबर कितना, 60 अंश। और यहाँ पे अपवर्तित किरण देखिए, ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश जाने के बाद वो अपवर्तित किरण क्या होता है, आर होता है, जो यहाँ से प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश यहाँ पे मोड़ रहा है, तो कितने कोण पे मोड़ रहा है, तो 45 अंश का। तो इसलिए अपवर्तित कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपतित कोण आई बराबर 60 अंश, और अपवर्तित कोण जो हो रहा है आर बराबर 45 अंश हो जा रहा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, तो क्या होगा कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो ये होता है साइन आई अपान साइन आर होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, साइन आई अपान साइन आर, तो साइन आई का वैल्यू कितना दिया है, तो 60 अंश, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 60 अंश, और बटे में साइन आर दिया 45 अंश, तो इसलिए साइन और आर का वैल्यू 45, तो साइन 45 अंश। और साइन 60 अंश का मान जानते हैं आप लोग, करड़ी में कितना होता है, 3/2,
अब बटे में साइन 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2 होता है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2 और ये भाग में गुणा में हो जाए तो करड़ी में 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 और नीचे बचेगा सिर्फ 2। तो अब ये बताइए कि करड़ी में 3/करड़ी में 2 ऊपर रहने दीजिए। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि करड़ी में 2 को गुणा करड़ी में 2 को करते हैं तो 2 ही आता है। और यहाँ से करड़ी में 2 को करड़ी में 2 को हटा देंगे तो बच जाएगा आपका क्या, करड़ी में 3/2 और करड़ी में 3/करड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, तो करड़ी में 3/करड़ी में 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सिंपल सा है। आप आपतित कोण और अपवर्तित कोण निकाल के और उसका अनुपात निकाल दें, साइन आई अपन साइन आर। एक सापेक्ष बी का अपवर्तनांक पूछा था तो सिंपल से आंसर आप इसको बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कह रहा है कि एक पदार्थ में इसी की चाल, वायु की चाल कितनी हो जाती है, 15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा कि वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, ये तो निकालना है, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक। तो थोड़ा एक लाइन लिखना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो लिखे आप लोग वायु के सापेक्ष पदार्थ का आप लोग लिख लिए। तो चलिए इसे किस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए ए से मतलब एयर हो गया, एयर के सापेक्ष या पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर पहले होगा कि वायु में प्रकाश की चाल, कितनी है, वायु में प्रकाश की चाल अब बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, जो उस माध्यम में, मतलब कि माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप एकदम आराम से समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए पूछा हमसे, क्या पूछा है, ये तो पूछा है पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक। तो पहले वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, अब बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, मतलब माध्यम मतलब वही चीज़ जो पदार्थ है, पदार्थ माध्यम ही होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बस सिंपल से आप लगा सकते हैं, वायु में पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ है, और माध्यम प्रकाश की चाल कितनी है, तो 15 × 10⁻, कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, ये 15 नहीं है, 1.5 है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ा, 1.5 है। ठीक है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 तो यहाँ हम 1.5 लिख देंगे, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, और 10⁸, और ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 15 हो जाएगा, 10⁸ 10⁸ कैंसिल, अब 15 दूनी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कहीं ना कहीं, आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1.5 था। ठीक है, 1.5 था, 15 नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में आप लोगों को। ठीक है, चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपली से आपने लगा भी दिया। अरे प्रकाश की चाल ही तो दिया है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम प्रकाश की चाल भाग दे दीजिए, निकल जाएगा, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगर क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करने में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक पहले आपको दे दिया है, एक आपको दिया है वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल होगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास, कांच मतलब कांच। ठीक है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक तो क्या होता है, तो ऊपर लिखेंगे हम कि वायु में प्रकाश की चाल, ये तो फॉर्मूला होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल
अब बटे में कांच में प्रकाश की चाल, यही तो होता है, बटे में कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल। अब सिंपली आपको करना है कि देखिए यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक आगे ही दे दिया है 3/2, तो अपर्तनांक आपको 3/2 आगे दे दिया तो मैं लिख दिया। अब वायु में प्रकाश की चाल आपको वहाँ पे दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हमसे पूछा था कांच में प्रकाश की चाल, मतलब ये हमसे पूछा है, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे। कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, ठीक है। तब यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, आराम से निकल सकता है, तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा। अब ये इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, तो यह देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 × 10⁸ ऐसे ही रहेगा। अब बात को समझिए, यह 3 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 3 नीचे आ गया, यह 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2 × 10⁸ आ गया, ठीक है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। तब हमसे यही तो पूछा था कि कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, तो इस प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को करके ही आपको जाना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आप बहुत बार पूछा गया, सिंपल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 दे दिया है, तो कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, जस्ट उल्टा, ठीक है। एक बार वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दे दिया है, हमसे पूछा है एक बार कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिया है क्या, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक देने के बाद हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, यही तो होगा। हम देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तब सिंपली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 दे ही दिया है, हमसे पूछा है हमसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा का कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, और 2 कहाँ चल जाए, 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 यहाँ पे चल जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 2/3, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, बहुत सिंपल है। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक उल्टा, तो 2/3 तो होगा। तो इस प्रकार आप लिख के दर्शा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसका पार्ट, देखिए इसका मतलब सवाल बहुत ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए पार्ट 1 में मैं कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करूँगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। अब पार्ट 3 भी आ सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। तो इन तीनों पार्टों का आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 तो क्लियर हो चुका होगा, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 17 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है आपसे कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। देखिए कितना सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे कहा है कि वायु के सापेक्ष जल और वायु के यही सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो पहले हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक क्या होगा, तो देखिए ए मतलब है एयर, एन मतलब अपर्तनांक, जी मतलब ग्लास, ठीक है। बात को समझिएगा, पहले जल दिया ना तो वाटर लिखेंगे इस तरह कि एयर के सापेक्ष वाटर का अपर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक कितना दे दिया, पहले 4/3, फिर तुरंत दिया है कि एयर के सापेक्ष किसका, कांच का मतलब ग्लास का अपर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो देखिए वायु के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक 3/2 दिया है। अब हमसे पूछा है क्या कि जल के सापेक्ष, हमसे पूछा है कि वाटर के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ग्लास का अपर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है, तो हम लोग लिखेंगे कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक बराबर क्या होगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक अब बटे में वायु के सापेक्ष वाटर का अपर्तनांक लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए निकल जाएगा आपका पानी के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक, तो कितना हो जाएगा, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक कितना दिया है, 3/2, ठीक है। और बटे में पानी के और वायु के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक हो जाएगा 3/2, गुणा में हो जाएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 दूनी के 8,
ठीक है। तो कभी कभी आंसर आपका ये भी रहता है और कभी कभी आंसर आपका बस इतना दे देगा कि 3/2 अब भागे 4/3, मतलब इसी चीज़ को ऐसे लिख देगा। तो कभी कभी आंसर ये भी मिल जाता है, कभी कभी आंसर ये भी, तो कोई भी मिले आपको आंसर कर देंगे, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इन क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो चुका है, तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बताइए कि निम्न में से इसमें से कौन सा, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल के द्वारा भी लेंस, कांच के द्वारा भी हम कर सकते हैं, प्लास्टिक के द्वारा भी कर सकते हैं, और मिट्टी के द्वारा क्या हम लेंस बना सकते हैं, कभी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है, कि मिट्टी के द्वारा हम लेंस कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यह कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। कौन सा है, उत्तल लेंस है। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, तो चलिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ कि कहाँ रख पाएंगे इसे। तो लिखिए लेंस ऑप्शन में दिया रहेगा कि लेंस से मतलब एफ तथा 2F, ठीक है, 2F के बीच, ठीक है। आप लोग लेंस पढ़े होंगे, उत्तल लेंस तो जानते होंगे कि एफ क्या होता है, 2F क्या होता है। तो लेंस से एफ तथा 2F के बीच अगर रखते हैं तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आप उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ रखना पड़ेगा, लेंस से एफ तथा 2F के बीच। ये तो आंसर आपको याद होना चाहिए, किसी कीमत पे आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियर हो चुका होगा तो क्वेश्चन नंबर 20 और बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है आपसे कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एक अवतल लेंस द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। तो एक अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लिखिए आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा व छोटा होता है।